टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट इस बार मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। मुकेश जी कई एपिसोड के बाद यहाँ पर आए हैं वापस से, और हम लोग कई सारे टिप्स पे चर्चा करेंगे जो हमारे टैक्स दर्शक हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको गिफ्ट के तौर पर या विरासत में म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिला है तो उस पर कैसे बचा सकते हैं टैक्स। टैक्स के मामले में जांच के दौरान सता रहा है व्हाट्सएप चैट का डर, तो समझिए क्या कहता है कानून। और साथ में बताएंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएसएस के तहत मिलने वाले पैसे पर कैसे बचा सकते हैं टैक्स। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वो है आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो आपके पास आपने खरीदा नहीं है लेकिन आपके पास आया है क्योंकि विरासत के तौर पर आया है या फिर गिफ्ट के तौर पर आया है, तो उसमें क्या करना होगा। क्योंकि ये पहले अलाउ नहीं था, तो सेबी ने एक बड़ा रिफॉर्म किया था, उसके बाद ये छूट मिली है। तो पहला काम ऐसा करते हैं कि पहले मुकेश पटेल साहब से समझ लेते हैं आखिर माजरा क्या है और फिर टैक्स के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर बातचीत करेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले समझिए कि आखिर हुआ क्या है, सेबी ने क्या ऐसा किया है कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब जैसे हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते थे, अब यूनिट्स को जब आपको ट्रांसफर करना होता था आइदर बाय वे ऑफ गिफ्ट या तो इनहेरिटेंस, तो उस केस में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि आपको मान लीजिए कोई एक दादा ने अपने पोते को अपने वसीयत में 1-2 करोड़ के उन्होंने दिए यूनिट्स कि मैं वसीयत से देता हूं। अब वो 2 करोड़ तो दादा के नाम पर हैं। अब उसको पोते के नाम पर लाने के लिए जो म्यूचुअल फंड एसेट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके रिकॉर्ड में पहले तो आने चाहिए पोते के नाम से। तो ये प्रोसीजर ही नहीं थी। डीमैट अकाउंट होता था तो डीमैट में एक से दूसरे अकाउंट में साइन स्लिप करके आप ट्रांसफर कर सकते थे, पर ये इनहेरिटेंस में कैसे करेंगे आप। और मान लीजिए डीमैट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है कई केसेस में। तो ये केसेस में होता था क्या कि रिडेम्पशन करना पड़ता था। अब रिडेम्पशन करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, और मान लीजिए वही के वही यूनिट्स आपको संभाल कर अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चालू रखना है, तो दोबारा उसमें करेंगे तो फॉर नो राइम और रीजन आपको टैक्स, यू वर ब्लीडिंग इन टैक्स। तो ये एक बड़ी समस्या थी। मान लीजिए एक पिता है, वो अपने बच्चे के लिए निवेश करना चाहता है। अब उसके पास या 2 रास्ते हैं, या तो वो पैसे है उसको निवेश कर सकता है तो पैसे गिफ्ट करेंगे और वो तो हो सकता है, लेकिन उसके पास तगड़ी बचत के म्यूचुअल फंड्स हैं। अब वो माइनर के अकाउंट में आपको गिफ्ट करना है तो ये पहले रिडीम करने पड़ेंगे, पैसे आपको लिक्विड करने पड़ेंगे, फिर आपको माइनर के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। अब सेबी ने बहुत आसान रूल कर दिया कि भाई डीमैट अकाउंट हो या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो, डीमैट अकाउंट नहीं भी हो, आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में अगर एक प्रोसीजर उन्होंने तय किया है उसके आधार से आप करते हैं तो बहुत आसानी से ये आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हमारे दर्शकों को एक चीज समझाइए, अब हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये जो सेबी ने नया नियम लाया है या फिर आसान कर दिया है, इसको टैक्स के लिहाज से कैसे देखा जाए, टैक्स बचाने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, टैक्स गुरु का काम ही तो यही है, हमारे दर्शकों को कानून के दायरे में रह के हम कैसे टैक्स बचाया जाए ये सिखाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया, समझिए एक बहुत ही सचोट मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हेड ऑफ द फैमिली हाउस होल्ड है, वो
मुख्यतः निवेश करता है अपने नाम से, उसने समझिए 1 करोड़ रुपए के डेट फंड्स में निवेश किया है। और वो जो डेट फंड्स है उसका ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख का था। तो ये 50 लाख का जो गेन हुआ, अब वो ये चाहता है कि भाई ये मेरे को फैमिली में ही रखना है, पर ये मुझे जो गेन है उसको लिक्विडेट करते हुए आई वांट टू स्प्रेड इट इन द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो वो क्या कर सकता है कि ये जो यूनिट्स है वो अपने हर एक फैमिली मेंबर्स में इक्वली गिफ्ट कर सकता है। माना 1 करोड़ के वैल्यू के जो यूनिट्स है वो पांचों को 20-20 लाख की कीमत के मिलेंगे। अब वो जब बेचेंगे तो जैसे हम आमतौर से डिस्कस करते रहते हैं कि गिफ्ट और विरासत में नियम क्या है एलटीसीजी का और टैक्स का, और जो पर्टिकुलरली अब शॉर्ट टर्म गेन्स, डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन्स, जिसमें आप 87A का रिबेट भी ले सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ओनर। तो यहां आपका मान लीजिए लॉन्ग टर्म होता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसको बांट के पूरा फायदा टैक्स का लेंगे, पर सबसे सटीक फायदा आप इस तरीके से लेंगे कि ये 20-20 लाख जो 5 अकाउंट्स में आपने बांटे, और मान लीजिए जिनको दिए हैं वो 12 लाख की टैक्सेबल इनकम के रेंज में आते हैं, तो ये डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। हर एक को जो 10-10 लाख का होगा, क्योंकि 10 लाख तो कॉस्ट थी, वही कॉस्ट उनको मिलेगी, और 20 लाख में बेचे तो 50 लाख का गेन आपके फैमिली में आप रियलाइज कर सकते हैं विथ अ 0 टैक्स। अगर हेड ऑफ द हाउस होल्ड ने अपने नाम से बेचा होता तो वो 50 लाख पर 30% के हिसाब से वो सीधा 15 लाख का टैक्स दे देता था। तो ये स्मार्ट तरीका है कि आपको विरासत में या गिफ्ट के तौर पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिल रहे हैं, तो कैसे आप उसमें बचा सकते हैं, अपने टैक्स के प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे मुकेश पटेल साहब ने बताया है। ऐसा करते हैं, हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां से रविंद्र खेड़ा साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरी कोई उलझन नहीं है, सिर्फ 2 क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनआरआई। उनका एक ट्रेडिंग, सेविंग और डीमेट अकाउंट जो लिंक्ड होते हैं सारे ICICIdirect.com के साथ है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसकी और कोई इनकम नहीं है, इससे जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में वही उसकी टोटल इनकम होगी, तो उस पे टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगी? सेकंड है कि अंडर सेक्शन 115 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो भी उसको कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, अगर वो उसे री इन्वेस्ट करता है तो मुझे किसी ने बताया था कि दैट इज नॉन टैक्सेबल। इज इट ट्रू? ये दोनों क्वेरीज हैं, अगर आप सॉल्व कर दें सर। बिल्कुल, हमारे मुकेश पटेल साहब हैं, बहुत ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है, दोनों सवालों का जवाब देंगे। मुकेश जी। लक्ष्मण जी, ये बहुत ही अहम और रोचक उन्होंने ये जो 2 क्वेरीज रखी है, और मेरे ख्याल से आपको तो मैं जरूर फायदा कराऊंगा, पर आपके जवाब से बहुत सारे हमारे दर्शक भी इसका फायदा ले सकेंगे। अब सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा, तो वो अभी नए रेजिम में आप आते हैं तो 4 लाख रुपए का है। तो आपका पहला सवाल का जवाब तो ये है कि 4 लाख रुपए के दायरे में अगर आपका जो एनआरआई दोस्त या रिश्तेदार है उसको उसकी इनकम होती है इंटरेस्ट या डिविडेंड की, उस पर टैक्स कोई भी नहीं लगेगा। सेकंड, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन होता है तो क्या होता है? अभी देखिए, शॉर्ट टर्म गेन के केस में तो जो आम तौर से नियम लागू पड़ते हैं रेसिडेंट्स के लिए, वही नियम नॉन रेजिडेंट्स के केस में लागू होंगे, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एनआरआईज के लिए कुछ विशेष तरीके से अलग नियम है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको टैक्स भरना है, आपका सेकेंड पॉइंट मैं बाद में लूंगा कि सेट ऑफ कैसे मिल सकता है बाय री इन्वेस्टमेंट, पर मान लीजिए आपने नॉर्मल कोर्स में टैक्स भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी शेयर्स या इक्विटी फंड्स,
तो जो आपको एज अ रेजिडेंट 4 लाख का एग्जम्पशन का बेसिक मिलता है फायदा, और 4 लाख के ऊपर जाता है तभी उस पर आपको वो 15% जो पहले हुआ करता था 15-20% के टैक्स रेट्स, अब 12.5% का, आप जैसे जानते हैं टैक्स 12.5% का सीधा टैक्स 1 रुपये से लगेगा. You will not get the benefit of exemption limit because you are a non-resident. ये ख्याल रखिएगा. But at the same time there is a special privilege for non-residents. और लक्ष्मण जी, ये बहुत ही रोचक बात है कि रेसिडेंट्स के लिए कतई ये फायदा नहीं मिलता है, पर नॉन रेसिडेंट्स के लिए सेक्शन 115F में एक विशेष प्रावधान ये किया गया है कि अगर आप अपना जो भी कंसिडरेशन होता है लॉन्ग टर्म गेन्स का आपके शेयर्स में से, सब्जेक्ट टू दे आर स्पेसिफाइड एसेट्स. और स्पेसिफाइड उसको कैसे गिना जाएगा? जब आपने उसको फॉरेन एक्सचेंज में खरीदे थे. अगर रुपीज में खरीदे थे तो रेगुलर रूल्स लगेंगे, पर फॉरेन एक्सचेंज में अगर वो खरीदे थे तो उसको फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स कहा जाता है. और उसकी पूरी रकम, मान लीजिए आपने 50 लाख के शेयर्स 10 लाख में निवेश किए थे फॉरेन एक्सचेंज में, 40 लाख का आपका गेन है, और ये जो 50 लाख आपको मिलते हैं वो 50 लाख आप और कोई शेयर खरीदने में, उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 6 महीने का, और फिर एक लॉक इन पीरियड है 3 साल का. अगर ये 2 रूल्स आप फॉलो करेंगे तो ये आपका जो 40 लाख का गेन है ना, उस पर 0 टैक्स लगेगा. तो आपकी इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इट अप्लाइज ओनली टू शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी. म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में भले आपने फॉरेन एक्सचेंज में लिए हो, ये एग्जम्पशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा. चलिए, ये एक बहुत ही पते की बात आपने बताई कि ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के एग्जम्पशन में इसका लाभ नहीं मिलेगा. ये आपको लाभ मिलेगा तो शेयर पे लाभ मिलेगा, वो भी भारतीय कंपनियां जो हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं उनके लिए. ऐसा करते हैं, चलते हैं मुंबई, जहां से सुनील भयानी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं. सुनील जी नमस्कार. जो अभी नेशनल सेविंग स्कीम बंद हुई है NSS, तो उस पे मूलधन और ब्याज निकालने पर क्या टैक्स देना होगा, वो मेरा प्रश्न है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लक्ष्मण जी इन्होंने रेज किया. और आपको ध्यान होगा कि अगस्त 2024 में ऐलान आया सरकार का कि हम 1 अक्टूबर से ये स्कीम बंद कर रहे हैं. इसके बाद किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. आप उस स्कीम को अब क्लोज करके आप अपने पैसे उठा लीजिए. अब NSS में बेसिक रूल ये रहा था सेक्शन 80 CCA में, और लोग अपना पैसा इंटैक्ट रखा करते थे जस्ट लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. क्योंकि अगर आप अपनी डेथ पर, अवसान पर आप वो पैसे आपके लीगल एयर्स को मिलते हैं, तो वो पूरे का पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था. प्रिंसिपल पर टैक्स का प्रावधान इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये वो एग्जम्प्ट और टैक्सेबल EET वाली स्कीम में आता था. माना आपका जो निवेश करते थे दैट वाज डिडक्टिबल, इंटरेस्ट वाज नॉट टैक्स्ड अंटिल यू विड्रॉ, और जब विड्रॉल करते हैं तब पूरा टैक्स होता था. अब ये नियम बदल गया तो लोगों ने बहुत इस पर रिप्रेजेंटेशन किया. आपको ध्यान होगा हमने टैक्स गुरु में भी इस पर आवाज उठाई कि भाई ये बिना नोटिस आपने ये ऑल ऑफ अ सडन किया है, तो लोगों को इससे बड़ी परेशानी होगी, खास तौर से सीनियर सिटीजन्स को. तो पहले तो जब इस पर कोई प्रतिभाव सरकार ने नहीं दिया, लेकिन 2025 का जब बजट पेश किया गया और बजट को पास किया गया, उस समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 80 CCA में, और उसके बाद इवन अंडर TDS 194EE में, कि अगर आपने 29 अगस्त 2024 के बाद अपने NSS के अकाउंट से कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पैसा उठाया है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. इट विल बी कंप्लीटली एग्जम्प्ट. और 1 अप्रैल से उन्होंने
194 में टीडीएस में भी सुधार किया, तो अब तो टीडीएस भी नहीं लगता है। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है, हालांकि लेट आया इसलिए नहीं, मुझे इतना समझा दीजिए कि इनको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद बताएं कि अगर आपको टैक्स के मामले के जांच के दौरान सता रहा है व्हाट्सएप चैट का डर, तो क्या कहता है कानून, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।